नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, केंद्र व एनटीए को जवाब देना होगा। और कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग पर भी मांगा जवाब। और नई याचिका पहले से लंबित याचिका के साथ संलग्न की 8 जुलाई को होगी सुनवाई। याचिका में नीट में अनियमितताओं एवं पेपर लीक होने लगाए गए हैं आरोप, और बड़ी रैंक से अच्छे नंबर लाकर भी दाखिले पर संशय है। और नीट पीजी 2022 के विरुद्ध याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पीजी में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। अभी आपने देखा है कि मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखते हैं कि धांधली की खबरें आ रही हैं और पेपर लीक का भी मामला आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी पर आप देखेंगे इस सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि जो ईमानदारी से बच्चे तैयारी करते हैं उन पर तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है ना। और कम से कम कोई एक तो पेपर ऐसा करवाइए जो ईमानदारी से हो, जिस पर बच्चों पर भरोसा बने रहे। वरना आप देखिए वो बच्चे घर नहीं पहुंच पाते हैं पेपर देकर, और मालूम चलता है कि आपका पेपर आउट हो गया, धांधली हो गई, कोई घपलाबाजी हो गई। उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। आयुष्मान योजना के दायरे में 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्ग अपने 100 दिन के एजेंडे में सरकार ने इसे प्रमुखता से रखा, और नड्डा ने फोकस करने के दिए निर्देश। मोर्चे पर जुटे मोदी 3.0 के मंत्री, भाजपा व सहयोगी दलों के अधिकांश मंत्रियों ने संभाला काम। राजस्थान राजनाथ, गडकरी, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान बाद में संभालेंगे अपना अपना कार्यभार, क्योंकि जेपी नड्डा बनाए गए ना स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्हीं की बात हो रही है। आयुष्मान योजना के बारे में भी याद रखिएगा। और मैं तो कहता हूं कि इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी तो रखा करिएगा। इनसे क्या रहता है कि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये आप देखते हैं कि कब आई थी योजना, आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है। 28 कब 23 सितंबर 2018 में आई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज से जुड़ी हुई योजना है ये। भारतीय विश्वविद्यालयों में भी अब साल में 2 बार होगा दाखिला, यूजीसी ने दी मंजूरी। और इसी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय इस पर कर सकेंगे अमल। दाखिले का पहला मौका जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में मिलेगा। और रैगिंग, फीस सहित छात्रों से जुड़ी जानकारी अनिवार्य रूप से पोर्टल पर करें प्रकाशित, ये भी यूजीसी ने कहा है। यूजीसी एक संस्था है ना, यूजीसी, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में नायडू आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, क्योंकि टीडीपी को आप देखते हैं कि बहुमत मिल चुका है ना आंध्र प्रदेश में, तो उसी की बात हो रही है। एक बार आप लोग आंध्र प्रदेश चलिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए ये आंध्र प्रदेश है। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश आपका। विधानसभा में आप देखिए 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री अगर पद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक संवैधानिक क्या है, संवैधानिक पद है।
नियुक्ति कौन करता है मुख्यमंत्री की? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़िए, क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार और प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी करते हैं। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है ना, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे इसकी सदस्यता बनना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बने या विधान परिषद का सदस्य बने। और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। और देखिए, इनके कार्यकाल की बात करें तो जब तक बहुमत इन्हें मिला रहता है, विश्वास इन पर बना रहता है, तब तक बने रहते हैं। जब इनका भरोसा हट जाता है तो आप देखते हैं कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा। उड़ीसा में आप देखते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के राज्यपाल हैं रघुवर दास। तो यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री की बात हो रही है क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिला है। तो उड़ीसा में मोहन चरण मांझी आज बनेंगे भाजपा के पहले मुख्यमंत्री यहाँ। ठीक है, इनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। और आप देखते हैं भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ ही कनक वर्धन सिंह और प्रभावित परिड़ा को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। देखिए, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। वो तो क्या रहता है कि एक ही पार्टी में अगर कुछ बड़े अच्छे नेता हैं तो एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, दूसरों को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। या फिर आप देखिए, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, बाकी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक प्रोफाइल से हटाए मोदी का परिवार के रूप में बंधन अटूट है। इंटरनेट मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखने वालों से पीएम की अपील। संविधान के सामने नतमस्तक अपनी फोटो को बनाया एक्स पर पीएमओ की डीपी और कहा, चुनाव में पूरे भारत के लोगों ने दिखाया इसने प्रभावी ढंग से गया एक परिवार होने का संदेश। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब की बार जब बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, 240 मिली ना सीटें। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, तो बहुत सारे लोग इन्हें मोदी का परिवार हटाने भी लगे थे। तो मुझे लगा मोदी जी खुद कह दें तो अच्छी बात है। तो राज्यसभा में बढ़ जाएगा सत्ता पक्ष की हैसियत। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी राजग बहुमत के आंकड़ों को प्राप्त करने वाला है। लोकसभा चुनाव में उच्च सदन के सदस्यों की जीत के कारण 10 सीटें रिक्त हो गई हैं और इस पर चुनाव के बाद राज्यसभा में राजग के सदस्यों की संख्या 120 पहुंच जाएगी। कितनी? 120 पहुंच जाएगी। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, इसका चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगर आपकी उम्र कितनी 30 साल हो चुकी है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और एक बात याद रखिए, सब चुनाव विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, 324 के तहत, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 324 के तहत आप देखेंगे किसकी बात की गई है? चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक घटेगा अदालतों से मुकदमों का बोझ और खर्च में आएगी कमी। एक कानून मंत्रालय ने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय मुकदमा नीति के मसौदे को दी मंजूरी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पदभार संभालते ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा मसौदा। नई नीति से सरकारी
विभागों मंत्रालयों के बीच होने वाली मुकदमेबाजी में आएगी कमी, और लंबित मुकदमों के त्वरित निपटारे की भी आस है। सभी हितधारक होंगे इससे लाभ। अब आप देखिए खबरें राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई हैं, और आप देखते हैं कि दिल्ली की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के शपथ पत्र से उसका झूठ सामने आया, अतीशी कह रही हैं। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली में जल संकट बना हुआ है, आपको पता है अभी भी, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे। देश की राजधानी में जल के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, सरकार को भी जाग जाना चाहिए और लोगों को भी जाग जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सभी पर पड़ रहा है और सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी समझ में आ ही जाएगा। काल काल काजी हादसे में दोषियों के विरुद्ध कदम उठाए। ये हादसे में एक महिला की मौत हुई थी और 17 घायल हुए थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुमान अनुसार महंत ने दी थी अनुमति। पुलिस ने आयोजन की अनुमति देने वाले मंदिर के महंत समेत 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। या आप देखिए मंदिर के परिसर में माता के जागरण कार्यक्रम के दौरान मंच गिरने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी ना, उसी मामले की बात हो रही है। डीप फेक के युग में तस्वीरों पर नहीं कर सकते भरोसा, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। और आजकल आप देख रहे हैं कि डीप फेक का मामला काफी आ रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि वीडियो आता है, उसमें तस्वीर किसी और की होती है, उसमें चेहरा किसी और का होता है, शरीर किसी और का होता है। आजकल आप देखिए कि क्लोनिंग होने लगी, आवाज की बात होने लगी। मोदी इस कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर इस हफ्ते जाएंगे इटली। प्रधानमंत्री इटली में 13 से 15 जून तक आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बैठक में यूक्रेन युद्ध व गाजा संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की संभावना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ले सकते हैं भाग इसमें। और योग को बनाए जीवन का अभिन्न हिस्सा, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। और G7 की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब इसमें आप देखिए कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाकी आप देखते हैं कि मंत्री अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना प्राथमिकता है, हमारे विदेश मंत्री साहब करें। पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि अच्छे पड़ोसी के लिए सीमा पार आतंकवाद अच्छी नीति नहीं है। चीन के साथ सीमा को लेकर उपजी समस्याओं का समाधान निकालने की कर रहे हैं कोशिश। दोनों राज्य मंत्रियों का भी इन्होंने स्वागत किया हुआ है, कीर्तिवर्धन सिंह और पवित्र मर्गेरिटा का। और देखिए ये पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। चाइना से देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा इससे भी हमारी लगती है, चाइना से। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति की बातें होती ही रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलती रहते हैं। अब कोई अपनी हार का कारण किसी और को बता रहा है, कोई अपनी हार का कारण अपनों को ठहरा रहा है। अब सीधी सी बात है, जो हारा वो हारा। ये परिणाम अति आत्मविश्वासी भाजपाइयों को सच से सामना कराने वाले हैं। ऑर्गेनाइजर ये आप देखते हैं संघ से जुड़ी पत्रिका ने कहा है। और आप देखते हैं कि मोहन भागवत ने भी काफी हद तक आप देखते होंगे कि क्या किया, निशाना साधा है बीजेपी पर और मुख्य प्रधानमंत्री पर। आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है,
और बीजेपी का बड़ा सहयोगी माना जाता है और बीजेपी की जीत में इसी का हाथ माना जाता था। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संघ को कोसने वालों को भाजपा में शामिल करने से हुआ है नुकसान, ये भी कहा जा रहा है। मोदी को मणिपुर पर भागवत की सलाह पर गौर करना चाहिए, विपक्ष कह रहा है, क्योंकि यहां देखते हैं कि जो अशांति फैली हुई उसको लेकर भी चिंता जताई है मोहन भागवत ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक ने। ये आपको मालूम है इनका चंद्रबाबू नायडू का भी राजनीतिक सफर बड़ा अजब रहा है, गजब। आप देखिए ससुर के खिलाफ बगावत तख्ता पलट किया इन्होंने। 1980 में एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता व तेलुगु देशम एनटीआर के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वर से शादी की थी और शादी के बाद भी नायडू कांग्रेस में रहे और 1983 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीडीपी का दामन थामा। अगस्त 1995 में नायडू ने एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने को अपने ससुर के खिलाफ एक सफल इंट्रा पार्टी बनाकर तख्ता पलट किया और उसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से तेलुगु देशम का नेता चुना गया। वह एनटीआर के स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने कुल 16 सीटें जीती और 1999 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने 29 सीटें जीत हासिल की। अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। इसके अलावा अक्टूबर 1999 में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। नायडू सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं है, ग्लोबल लीडर के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ने की चाह रखते हैं। उन्होंने एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की जिसमें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और सशक्तिकरण आजीविका कार्यक्रमों का समर्थन करने जैसे पहले शामिल हैं। चलिए, तो वही बातें हो रही हैं। शिक्षक मोहन चरण मांझी होंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। सरपंच से शुरू हुआ था इनका सफर। आप देखिए 6 जनवरी 1972 को केंदुझर जिले के सदर थाना जिले में रायकला में जन्मे मोहन चरण मांझी ने राजनेता और विधायक बनने से पहले सरस्वती शिशु मंदिर में एक शिक्षक के थे। मोहन चरण मांझी जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, बाद में सरपंच बने और शैक्षिक योग्यता के बैचलर ऑफ आर्ट्स है। मोहन चरण मांझी पहली बार सन 2000 में केंदुझर सीट से विधानसभा के लिए चुने गए। 2004 से 2009 और 2019 से 2024 तक विधायक रहे हैं और विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में भी काम किया। मांझी ने गठबंधन सरकार में 2005 से 2009 तक सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी काम किया। यह पहली बार है जब भाजपा ने उड़ीसा में सरकार बनाई है। ये आप देखिए कौन है, कनकवर्धन व प्रभावी परिदा। ये आप देखिए कनकवर्धन सिंह 1995 से 2014 तक लगातार पटनागढ़ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे। 2019 के चुनाव में वह बीजेपी की सरोज मेहर से हार गए थे और केवी सिंहदेव ने 2024 के चुनाव में फिर से जीत हासिल की है। केवी सिंहदेव उड़ीसा में बीजेपी भाजपा सरकार में उद्योग और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे। उधर प्रभावी परिदा पहली बार नीमापाड़ा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसमें एमएसपी गारंटी को लेकर किसान संगठन एक बार फिर उत्साहित हैं। उम्मीद है नायडू एमएसपी की कानूनी गारंटी वाली मांग को आगे बढ़ाएंगे और बादल के साथ वाजपेयी सरकार को भी चंद्रबाबू नायडू ने दिया था ज्ञापन। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए गठबंधन की सरकार है तो बहुत मुश्किल आएगा आप देखिए बीजेपी को चलाने में। या तो आप देखिए बीजेपी को अपनी दम पर जितने की जरूरत है वो व्यवस्था करेगी बहुत जल्दी, क्योंकि इनके चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार हैं, इनके अपने हित भी हैं और इनके अपने मुद्दे भी हैं और उन मुद्दों से बीजेपी का टकराव रहता है, तो इनका टकराव तो बना रहेगा ना। और देखिए जो खास मंत्रालय है वो बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं। कर्नाटक में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर आप देखिए 5,526 करोड़ खर्च की बात हो रही है। अब आप देखिए घोषणाएं कर देते हैं क्या कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे।
देखिए कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धारामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। वीआईपी सुरक्षा से वापस होंगे एनएसजी और 1 दर्जन से अधिक हस्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे बलों को सौंपी जाएगी। 450 ब्लैक कैट कमांडो वीआईपी ड्यूटी से होंगे मुक्त। पूर्व मंत्रियों, पूर्व नौकरशाहों की सुरक्षा या तो कम होगी या फिर वापस ली जाएगी। और आप देखते हैं कि हमारे देश में तो ये हाल हो चुकी है कि मुझे लगता है कि वो गली का कोई चलता हुआ राहगीर भी बोल देगा ना कि हमें हमारी जान को खतरा है, तो उसे भी बाई+ दे देंगे। देखिए आप लोग हर एक्टर को आप देख लीजिए, हर छोटे मोटे नेता को देख लीजिए, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। देश भर के विश्वविद्यालय छात्र, विधि छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर सकेंगे इंटर्नशिप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुरू की इंटर्नशिप योजना। सभी राष्ट्रीय विधि संस्थान को भेजे गए पत्र इसमें। अब आप देखिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिला शिव मंदिर का बुनियादी ढांचा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुट्टल गांव में संरक्षण कार्य के दौरान पुरातत्व विभाग को शिव मंदिर की बुनियादी ढांचा मिला है। एक अधिकारी ने बताया कि चालुक्य काल के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हुट्टल में संरक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध होटल में संरक्षण कार्य के दौरान पुरातत्व विभाग को 3 शिलालेख मिले हैं और इनमें उन दाताओं का उल्लेख है जिन्होंने 1070 ईस्वी के आसपास इस मंदिर के निर्माण का योगदान दिया था। और यह क्षेत्र कभी कल्याणी चालुक्यों की राजधानी रहा है और यह अपने मंदिर परिसरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। नांदेड़ में स्थित कुछ ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण कार्य के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने एक मंदिर के पास मलबा साफ करते समय से मंदिर के बुनियादी ढांचे की खोज की है। विदेश में भी गूंज रहा श्री कृष्ण जन्म स्थान का मुद्दा। विदेश में रह रहे कृष्ण भक्तों ने समर्थन की अपील की है। न्यूयॉर्क में निकाली गई जगन्नाथ प्रभु की शोभा यात्रा और बांटे पर्चे आप देखेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति की आवाज अब विदेश की धरती पर भी आप देखते हैं गूंजने लगी है। यहाँ आप देखते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है ना, न्यायालय में विचाराधीन भी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पेट्रोल बम और पत्थर लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। वहीं आप देखते हैं दुर्घटना, आग लगने की घटना हुई है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपको मालूम है कि नहीं है मालूम? एक नवंबर सन 2000 में। देखिए ये छत्तीसगढ़ आपका, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। किसमें? लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। विधानसभा में 90, लोकसभा में 11 और राज्यसभा में कितनी? 5 सीटें हैं। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, भी याद रखिएगा। कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग 4 MBBS पिसुक्षु निष्कासित किए गए हैं। अब आप देखिए पहले रैगिंग के मामले बहुत आते थे, लेकिन अब आप देखिए काफी नियम कानून सख्त कर दिए गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती थी छात्रों की रैगिंग के कारण। जमीन कब्जे का पैसा TMC फंड में देता था शाह, ये ईडी कह रहा है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपित है ना शाहजहां शेख, उसी की बात हो रही है।
ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना थल सेना प्रमुख। 23 जून को सेवानिवृत्त हो रहे जनरल मनोज पांडे का लेंगे स्थान। पिछले माह जनरल पांडे को दिया गया था 1 माह का सेवा विस्तार। हिंसा को बढ़ावा देना कतई स्वीकार नहीं है, कैमरन कह रहे। कनाडाई उच्च आयुक्त ने इंदिरा गांधी की हत्या की महिमा मंडन पर कही ये बात। अब आप देखिए, कनाडा में बैठे कुछ लोग उपद्रव भी इस तरह के काम करते रहते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एओआर परीक्षा हॉल का किया है, आप देखते हैं कि दौरा। चलिए ये भी याद रखिएगा। बादल क्या रूठे, देहरादून में 122 वर्ष में सबसे गर्म रहा है जून। और अधिकतम तापमान वर्ष 1902 के बाद सर्वाधिक हुआ है। और लू के थपेड़ों ने सुलझाया है, जो झुलसाया है। और आप देखिए, मंगलवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अभी और बढ़ेगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अभी भी हमें जागरूक हो जाना चाहिए। देखिए, तापमान बढ़ने का बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, हर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पशु हो, पक्षी हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, आप देख रहे हैं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड के सुदूर गांव की आर्थिकी को संजीवनी देगा हिमालयी फल। ये पहले चरण में जसपुर झाला के 75 परिवारों को व्यावसायिक उत्पादन से जोड़ा गया। बनाया जा रहा है जूस, जैम और चटनी और सिरका। प्रधानमंत्री भी गिनवा चुके हैं फायदे। सी वर्थ बकथॉर्न एक कांटेदार पौधा है जिसमें जिसमें बेरी की संरचना से मिलते जुलते फल लगते हैं। इस वंडर बेरी, लेह बेरी और लद्दाख गोल नाम से भी जाना जाता है। चलिए, संजीवनी से कम नहीं सी बकथॉर्न। ये आप देखिए, सी बकथॉर्न पर शोध कर चुकी पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा बधानी बताती है कि इस पौधे के फल समेत हर हिस्से में पोषक व औषधीय तत्वों का भंडार रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर यह पौधा कैंसर, मधुमेह व यकृत बीमारियों में रामबाण औषधि है। और इसकी पत्तियों से ग्रीन टी, जबकि तने और बीज से विभिन्न प्रकार की दवाएं व अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जहां भी ये पौधे होते हैं वहां नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। अच्छी बात है। भोसाला में मिला 3 फीट का पुरावशेष, बनी धार्मिक आकृतियां। ये आप देखते हैं कि यहाँ सर्वे चल रहा है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखिए, इस 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 3 साल तेजी से बढ़ेगी देश की आर्थिकी। और विश्व बैंक ने कहा कि अगले 2 वर्षों में वैश्विक वृद्धि दर बढ़कर आप देखते हैं कि 2.7% हो जाएगी। और विस्तार की रफ्तार धीमी होने की संभावना भी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वृद्धि दर 2024 में सुस्त पड़कर 6.2% रह जाने का अनुमान है। बांग्लादेश में सुस्त रह सकती है विकास दर। श्रीलंका, पाकिस्तान में मजबूत रहने की उम्मीद है। और सुधारों को लागू करने में कामयाब रहेगी भारत। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। सोना और तांबा खदानों में हिस्सेदारी बेचे सरकार। वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि नए निवेश और नई तरह की प्रौद्योगिकी से बढ़ाया जा सकता है उत्पादन। सेबी ने निवेशकों के लिए शुरू की ऑनलाइन परीक्षा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को निवेशकों के लिए एक निःशुल्क और शैक्षिक ऑनलाइन प्रमाणन परीक्षा शुरू की। सेबी ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के सहयोग से विकसित इस स्वैच्छिक प्रमाणन का उद्देश्य निवेशकों को बाजारों और निवेश के बारे में अपनी जानकारी को परखने में मदद करना है। और सेबी की अगर बात करें तो एक संस्थान है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों की आयात पर प्रतिबंध सरकार ने। और सीओएआई के चेयरमैन बड़े वोडाफोन के अभिजीत,
यात्री वाहनों की बिक्री मई में 4% बढ़ी। बीपीसीएल लगाएगी नई रिफाइनरी, पुरी साहब कह रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है ना। हमारे निवेशकों ने 4 साल में 50,000 करोड़ कमाए, ब्रोकरेज फर्म जिरोधा कह रही है, इसने दावा किया है। दस्तावेज के अभाव में खारिज नहीं होगा क्लेम। एडा ने कहा ग्राहकों से केवल वे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं जो जरूरी हैं और क्लेम से संबंधित हैं। खुदरा ग्राहक बीमा कंपनी को सूचित करके किसी भी समय पॉलिसी को रद्द कर सकता है। रुपया 9 पैसे टूट कर 83.59 रुपये प्रति डॉलर हो गया है। एक गुरु जम्बेश्वर के नाम से जाना जाएगा मुरादाबाद का विश्वविद्यालय। और मान्यता है कि 493 वर्ष पहले जम्बेश्वर भगवान मुरादाबाद के लोधीपुर बिशनपुर में राजस्थान से आए थे और यह इनका भव्य मंदिर है और धाम भी है। खासकर बिश्नोई समाज के लोगों की इनके प्रति विशेष आस्था भी है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के जो संघर्ष चल रहा है दुनिया में उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। गाजा इजराइल में चल ही रहा है। देखिए यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो वहीं की बातें हो रही हैं। सुरक्षा परिषद में अमेरिका पर आयोजित प्रस्ताव 14-0 से स्वीकृत, रूस अनुपस्थित रहा है इसमें। हमास ने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार और अमेरिका इजराइल पर बनाए दबाव। प्रस्ताव में 3 चरणों में बंधकों की रिहाई के बदले फलस्तीन कैदियों को छोड़ने की योजना की बातें हो रही हैं। और वेस्ट बैंक में हमास कमांडर समेत 4 लड़ाकों की मौत हुई है। अब आप देखिए हमास ने शुरुआत तो कर दी थी लेकिन उसके परिणाम बहुत बुरे भुगतने पड़ रहे हैं। और देखिए यूएनएससी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बात करें इसमें, तो 24 अक्टूबर इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 15 सदस्य हैं इसमें। तो आप देखिए 5 तो स्थायी हैं इसमें, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी है और यूनाइटेड किंगडम भी है। तो ये स्थायी सदस्य हैं और 10 बाकी अस्थायी सदस्य हैं। और देखिए कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन स्थायी सदस्यों को उसके साथ में होना चाहिए, 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी उसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। अमेरिका ने विवादित यूक्रेनी सैन्य इकाई को हथियार देने से प्रतिबंध हटाया और नव नाजी विचारधारा हवाला देते हुए इस रेजिमेंट पर लगाया था बैन। विदेश विभाग ने कहा कि नहीं मिले मानवाधिकार उल्लंघन की साजिश में। भारत से संबंधों को सुधारने में जुटे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो, मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुइज्जो ने राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात की। उत्तर कोरियाई सैनिकों की सीमा पार करने पर दक्षिण कोरिया सेना की फायरिंग, यहाँ दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में भी चलती रहती है। जैन संत लोकेश मुनि अमेरिका में स्थापित करेंगे विश्व शांति केंद्र। नेपाली सेना ने माउंट एवरेस्ट से 4 शव निकाले। देखिए 8,849 मीटर ऊंचे शिखर की बात हो रही है, सबसे ऊंचा है ना चोटी उसी की। नेपाल देखना है तो ये देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान होंगे बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख। ये बांग्लादेश है, देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से भी लगती है। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति की मौत हो गई है। ये आप देखिए, यह डोनियर 228 ट्विन प्रोपेलर विमान था जिसे 1988 में मलावी सेना को दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का पुत्र ड्रग्स और अवैध हथियार मामले में दोषी। डेलावेयर के संघीय न्यायालय में 12 सदस्य ये जूरी का फैसला है। न्यायाधीश ने हंटर को सजा सुनाने के लिए अभी तारीख घोषित नहीं की है।
जो बाइडन के बेटे हैं ये। अब आप सोचिए कि वहाँ इस तरह की न्याय व्यवस्था है, और हमारे यहाँ आप देखिए विधायक जी हों तो वो पूरा बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए जान तक लगा देते हैं अपनी, और दूसरों को कुछ भी कर देते हैं। लेकिन वहाँ देखिए, तो ये तो कुछ सीखना चाहिए हमारे लोगों को भी। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रैगेट आईएनएस शिवालिक जापान पहुंचा। भारत जापान समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेगा ये। जिमैक्स 24 की बात हो रही है, इसमें भारत और जापान शामिल होता है, जरूर याद रखा करिएगा। T20 विश्व कप चल रहा है तो लोग काफी मजे ले रहे होंगे, और आपकी भी अगर दिलचस्पी है तो आप लोग भी क्रिकेट को देख रहे होंगे, एक एक बॉल को देखते होंगे आप तो। लास्ट में होने नहीं दीजिए खत्म, एक ओवर भी हम लोग जरूर लेंगे। जय शाह ने NFL मुख्यालय का दौरा किया। BCCI सचिव है ना जय शाह, उन्हीं की बात हो रही है। ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में खेलेंगी मनु भाकर, भारतीय निशानेबाजी है ना। महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की है, जिसमें स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी हैं जो 2 स्पर्धाओं में भाग लेंगी। टीम का चयन वर्चुअल बैठक में किया गया है। MMA से जुड़ने वाले पहले भारतीय बनेंगे संग्राम। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन संग्राम सिंह मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से जुड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान बनने के लिए तैयार है। भारत 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। कोटा हासिल करने उतरेंगे शॉटगन निशानेबाज आज। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह बुधवार को इटली के लोनाटो में शुरू होने वाले ISSF शॉटगन विश्व कप में भाग लेने वाले 12 सदस्यीय निशानेबाजी में शामिल हैं। फुटबॉल ने बहुत कुछ दिया, अब लौटाने का समय है, सुनील छेत्री कह रहे हैं। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है ना। सात्विक चिराग की जोड़ी ने नंबर 1 रैंकिंग बनाई। इंडोनेशिया ओपन में अपने खिताब की रक्षा के अभियान से हटने वाली सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय डबल्स जोड़ी मंगलवार को जारी बैडमिंटन विश्व महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में 2 स्थान के नुकसान के तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। हर्षिता राउत और श्रुति स्वयं की भारतीय जोड़ी मंगलवार को यह महिला डबल्स में के पहले दौर में सीधे गेम में हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। गर्मी आप लोगों को ठीक लगती है या ठंड ठीक लगती है? आप लोग बताइए जरूर। रक्त देकर करें जीवन दान। रक्त दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। लेह दिल्ली के सुहाने सफर पर HRTC की बस सेवा शुरू हो गई है, और SDM के केलंग रजनी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 1740 रुपये में 1026 किलोमीटर सफर का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, और 5:30 बजे सुबह लेह से दिल्ली के लिए रवाना होगी है। ये उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। उत्तराखंड में नगर पालिका, नगर निगम व नगर पंचायतों के बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के 6 माह बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड देखना है तो देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया इंदिरा गांधी का चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करते हुए अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। उन पर 1971 के आम चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को हुई उम्र कैद की सजा।
1964 में दक्षिण अफ्रीका में आज ही नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अगस्त 1962 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर जाकर देश में तख्तापलट की साजिश रच रहे हैं। अगले 27 साल तक वो जेल में रहे। सार्वजनिक परिवहन में बदलाव के लिए जाने गए श्रीधरन। श्रीधरन का जन्म 1932 में आज ही केरल की पलक्कड़ जिले में हुआ था। 1953 में श्रीधरन ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा पास की और दक्षिण रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त किए गए। 1970 में देश की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो की योजना डिजाइन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाली। 1995 से 2010 तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रहे। दिल्ली मेट्रो के निर्माण में श्रीधरन के नेतृत्व को विश्व स्तरीय पर स्वीकारा गया। दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम फ्रांस में पाए जाने वाले छोटे पौधे में मिला। और आप देखिए, सबसे बड़ा जीनोम सबसे बड़े जीव का नहीं होता है। इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवन ब्लू व्हेल या फिर अफ्रीकी हाथी या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ रेडवुड टी का जीनोम इतना विशाल नहीं है जितना एक छोटे से पौधे का है। यह फ्रांस के कैलेडोनिया में पाए जाने वाला एक छोटा सा पौधा है। इसका नाम है मेसिफ टेरिस ओब्लांसियोटा सिवलाटा। यह आमतौर पर जमीन पर या किसी गिरे हुए पेड़ पर उगता है। इसके अलावा यह इसकी पड़ोसी द्वीपों में जैसे वनुआतू पर भी पाया जाता है। इंसान से 50 गुना बड़ा है जीनोम इसका और 20,000 इकाइयों की जीनोम का आकलन किया गया। ताजमहल या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है यह जीनोम, समझ सकते हैं। और उसकी लंबाई करीब 350 फीट यानी कि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी भारत के ताजमहल से भी ऊंचा है। डायनासोर के विलुप्त होने से भी 12 करोड़ साल पहले मूल प्रजाति से हो गया था अलग। मैसिव टेरिस बड़ा जीनोम कितना अच्छा है। ऐसा नहीं कि बड़ा जीनोम होने का कोई फायदा होता है। पेलिसर कहते हैं कि हमें लगता है कि मैसिव टेरिस का विशाल जीनोम विकास में होने वाली किसी फायदे के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा क्यों है यह हमें अभी नहीं पता चला है, क्योंकि हम इसका निष्क्रिय डीएनए अलग कर पाने में सफल नहीं हो पाए। डीएनए का बढ़ना प्रक्रिया प्रोटीन का उपयोग करती है कोशिकाएं। जीनोम होता क्या? जीनोम किसी जीव के डीएनए या फिर आरएनए का पूरा सेट होता है जिसमें सभी जीन और गैर कोडिंग अनुक्रम शामिल होते हैं। इसमें जीव की सभी आनुवांशिक जानकारियां जमा होती हैं। ये नाजी दौर की कलाकृति जर्मन म्यूजियम से लौटाई। जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित म्यूजियम एम राथे नवाब में मंगलवार को कलाकृति बुद्ध का सिर नाजी दौर में जब्त की गई। इस कलाकृति को 83 वर्ष बाद म्यूजियम ने लौटा दिया है। यह कलाकृति वर्लिंग की एक कला संग्रहालय जोहान प्लास्टजी के संग्रह का हिस्सा थी। वह 1939 में अमेरिका भाग निकली थी और किंतु उनकी कलाकृतियों को जब्त कर नीलाम कर दिया गया था। अब यह कलाकृति अमेरिका में जोहाना के वंशजों को लौटा दी गई है। नाजी काल के दौरान उत्पीड़न के कारण भाग रही यहूदियों ने न केवल अपनी जन्मभूमि खोई थी बल्कि संपत्ति भी खो दी थी, जिसे बुद्ध का सिर जैसी बहुमूल्य कलाकृतियां भी सम्मिलित थी। अनिद्रा के उपचार से गर्भाशय कैंसर का जोखिम होता है कम। लहसुन में मिला अवसाद रोधी यौगिक। 6 वर्ष चले अनुसंधान के बाद 35 जैव सक्रिय यौगिकों में सबसे प्रभावी खोजा है और यौगिक के अवसाद के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के प्रोटीन के साथ मिला अच्छा प्रबंधन। और चूहे में 70% तक अवसाद किया खत्म, क्योंकि आप देखते हैं पहले चूहों पर ही आप देखते हैं कि इसका क्या होता है, चेकअप होता है, एक तरह से परीक्षण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व में 26 करोड़ से अधिक लोग अवसाद से पीड़ित हैं। अवसाद का दुष्प्रभाव रहित और प्रभावी उपचार एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। आप लोग खुद देख लीजिए, अपने आसपास देखिए, बहुत सारे मिल जाएंगे जो एंजाइटी से पीड़ित हैं, अवसाद डिप्रेशन में होंगे। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो लहसुन में ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड जैव सक्रिय यौगिक की खोज किया गई जो अवसाद के उपचार के लिए प्रभावी है। गर्भवती थी महिला, बना दिया 1 महीने का खाना। टोक्यो की बात है, गजब।
ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, दिलचस्पी हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।